हेलो एंड वेलकम गाइज। बर्न की क्लास को आज अपन कंटिन्यू करते हैं। बर्न की पिछली क्लास के अंदर अपन ने इसका डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी और अलग अलग इसके क्या कारण होते हैं और किस प्रकार से बर्न को क्लासिफाई किया जाता है फर्स्ट डिग्री से लेके फोर्थ डिग्री तक, कि सुपरफिशियल से लेके अगर डीप थिकनेस बर्न तक अगर पेशेंट को इंजरी होती है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है वो पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं बर्न की पैथोफिजियोलॉजी की, कि अगर आपके पास में कोई बर्न का पेशेंट आता है तो उसकी बॉडी के अंदर किस प्रकार के चेंजेज आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, और सुपरफिशियल या पार्शियल बर्न अगर किसी पेशेंट के अंदर होता है तो उसकी बॉडी किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेगी, और एक मेजर बर्न अगर किसी पेशेंट के अंदर आता है जिसको अपन बोलते हैं कि 25% एरिया से अगर ज़्यादा किसी पेशेंट का बर्न है तो उसको अपन बोलते हैं मेजर बर्न। तो उस जो है मेजर बर्न की क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है बर्न की पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी। तो बर्न की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पे, कि बर्न का कितना एरिया, किसी पेशेंट का कितना एरिया है वो बर्न हुआ है। तो एक होता है माइनर बर्न और एक होता है मेजर बर्न। तो लेस देन अगर 25% अगर बर्न एरिया है, लेस देन 25% अगर बर्न एरिया है तो उसको अपन बोलते हैं माइनर बर्न, और अगर 25% से ज़्यादा है तो उसको अपन बोलेंगे मेजर बर्न। तो माइनर बर्न की पैथोफिजियोलॉजी है वो अलग रहेगी, बॉडी का लोकलाइज रिस्पॉन्स रहेगा, जबकि अगर 25% से अगर बॉडी के अंदर बर्न हुआ है किसी पेशेंट के अंदर तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बॉडी का रहेगा आपका सिस्टमिक रिस्पॉन्स, की मतलब बॉडी के बहुत सारे सिस्टम जो है वो उस बर्न की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर इंक्लूड रहेंगे। उनका अलग अलग जो है वो टाइप का रिस्पॉन्स बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप चिल्ड्रन की बात करें, अगर आप बच्चों के अंदर बात करें तो उनके अंदर 10% से अगर एरिया ज़्यादा है, ये अपन रूल ऑफ 9 के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट का कितना परसेंट बॉडी एरिया है वो बर्न हुआ है। तो अगर बच्चों के अंदर देखा जाए तो 10% एरिया से अगर ज़्यादा अगर बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेजर बर्न बोलेंगे। तो एडल्ट्स के अंदर 25% और बच्चों के अंदर अगर देखें अपन तो मोर देन अगर 10% बॉडी एरिया है तो उसका आपको सिस्टमिक रेस्पॉन्स है वो बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपन बर्न की पैथोफिजियोलॉजी के ऊपर। तो बर्न की पहले अपन देखते हैं कि सुपरफिशियल या माइनर बर्न अगर किसी पेशेंट के अंदर होता है तो उसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी। तो लोकलाइज रिस्पॉन्स अगर अपन देखें तो इसको एक्सप्लेन किया था जैक्सन ने 1947 के अंदर। जैक्सन ने एक जैक्सन मॉडल दिया या कुछ जोन्स बताए कि अगर कोई पेशेंट आपके पास में आता है जिसको बर्न हुआ है तो उसका आप बर्न एरिया को देखोगे तो उसके अंदर 3 जोन आपको देखने को मिलेंगे। 3 जोन कौन से होंगे? पहला आता है जोन ऑफ कोएगुलेशन। जिसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये आपका एक स्किन का एरिया है जहाँ पे बर्न हुआ है, इस इतने एरिया के अंदर बर्न हुआ है, तो सबसे जो मिडिल वाला एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का इम्पेक्ट पड़ा है वो आपका जो बीच वाला एरिया है उसको अपन बोलेंगे जोन ऑफ कोएगुलेशन, कि यहाँ पे कोएगुलेटिव जो प्रोटीन्स हैं वो आ चुके हैं और आपकी जो सेल्स हैं उनका क्या हो चुका है, पूरी तरह डिस्ट्रक्शन या फिर नेक्रोसिस हो चुका है। ये सेल्स आपकी इरिवर्सिबल है, ये जो है वो आपका जो टिश्यू है उसको वापस नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। सीवियरली बर्न एरिया है और सेंट्रल मोस्ट एरिया है। तो जैक्सन ने एक्सप्लेन किया है पहला एरिया जो आपका सबसे बीच का एरिया, सेंट्रल मोस्ट एरिया, पूरी तरह जो जल चुका है और नेक्रोसिस हो चुका है, डेड सेल्स यहाँ पे है, जो है कोएगुलेटिव प्रोटीन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो चुके हैं और आपकी सेल्स इरिवर्सिबल स्टेज के अंदर पहुँच चुकी है। ये सबसे आपका मिडिल एरिया जो ये वाला एरिया है, ये वाला आपका जोन ऑफ कोएगुलेशन होगा। अब एक एरिया ऐसा है, जैसे मान लो इस दूर में बर्न हुआ है तो ये वाला जो मिडिल एरिया है वो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है, उसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ कोएगुलेशन। अब इसके जो आसपास का एरिया है जहाँ पे पूरी तरह बर्न हुआ नहीं है लेकिन हाई टेम्परेचर का इम्पेक्ट ज़रूर हुआ है, उसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। ये वाला जो एरिया है उसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। इसके अंदर क्या है,
इंटरमीडिएट वायबिलिटी है। इंटरमीडिएट वायबिलिटी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एरिया है ये पूरी तरह डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और डिपेंड ऑन रिससिटेशन इसकी क्या है, नॉर्मल जो है वो स्टेट में आने की कैपेसिटी है। मतलब पूरी तरह सेल डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अगर समय पे अगर अच्छे से रिससिटेशन हो जाए, पेशेंट का रिससिटेशन हो जाए, तो ये वाला जो एरिया है इसको नेक्रोसिस होने से बचाया जा सकता है, वापस जो है वो नॉर्मल स्टेट के अंदर लाया जा सकता है। इस एरिया को अपन बोलते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। मिडिल वाला एरिया जोन ऑफ कोएगुलेशन, जहाँ पे पूरी तरह सेल डिस्ट्रक्शन हो चुका है। दूसरा एरिया जो है वो जोन ऑफ स्टेसिस है, जहाँ पे इंटरमीडिएट वायबिलिटी है, मतलब अगर रिससिटेशन अच्छे से हो, ये वाला एरिया जो है वो वापस नॉर्मल हो सकता है। तीसरा जो जोन आता है, जो आउटर मोस्ट जो जोन है, उसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ हाइपरीमिया। ये सबसे कम अफेक्टेड एरिया है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ गर्म चीज़ गिरी है, तो ये जो सेंट्रल एरिया था ये पूरी तरह नेक्रोसिस हो चुका था, जिसको अपन बोल रहे थे जोन ऑफ कोएगुलेशन। उसके बाद में जो आसपास का एरिया था जहाँ पे कम इम्पेक्ट है लेकिन बर्न का इम्पेक्ट था, उसको अपन बोलते हैं जोन ऑफ स्टेसिस। और सबसे जो आउटर मोस्ट एरिया है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जोन ऑफ हाइपरीमिया। यहाँ पे क्या है, सबसे कम अफेक्टेड एरिया है और ये वायबल सेल्स हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आएगा, यहाँ पे वेजोडाइलेशन होगा, यहाँ की ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इंक्रीज होगी, यहाँ पे जो है वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आके बॉडी को रिकवर करने की कोशिश सबसे ज़्यादा होगी। और यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता है तो बॉडी जो है वो पूरी तरह रिकवर कर पाएगी इस एरिया के अंदर। अगर कोई इन्फेक्शन नहीं होता है या ऐसा कोई जो है सर्कमस्टांस नहीं है जिसके अंदर जो पेशेंट का रिससिटेशन नहीं हो पाया, तो अगर टाइमली रिससिटेशन हो और इन्फेक्शन से बचाव हो तो ये वाला एरिया जो है वो पूरी तरह नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो ये जैक्सन ने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई लोकल अगर किसी प्रकार का बर्न होता है, कि सुपरफिशियल बर्न होता है, तो उसके अंदर आपको इस प्रकार से 3 जोन देखने को मिलते हैं कि सबसे सेंट्रल वाला जो है वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है, उसके बाद में जोन ऑफ स्टेसिस आता है जिसमें इंटरमीडिएट वायबिलिटी है, और तीसरा जो जोन आता है वो आता है जोन ऑफ हाइपरीमिया का, जिसमें क्या हो रहा है, अगर इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा, वेजोडाइलेशन होगा, ब्लड सप्लाई यहाँ की इंक्रीज होगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इंक्रीज होगी और ये वाला जो एरिया है वो पूरी तरह नॉर्मलाइज हो जाएगा। ये है जैक्सन मॉडल। ये जैक्सन ने एक्सप्लेन किया 1947 के अंदर। इसके अलावा अगर आप पैथोफिजियोलॉजी अगर एक सीरीज से देखें तो सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या हो रहा है, जैसे डैमेज टू एपिडर्मिस या फिर डर्मिस, ये आप सुपरफिशियल बर्न की बात कर रहे हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या रहेगी, सिस्टमिक की थोड़ी सी जो है वो अलग होगी। सुपरफिशियल के अंदर क्या हो रहा है, डैमेज टू एपिडर्मिस और डर्मिस, मतलब ये वाला जो एरिया है सुपरफिशियल पार्ट स्किन का, यहाँ पे क्या आ रहा है, डैमेज हो रहा है। किन का डैमेज हो रहा है, यहाँ पे तो बॉडी की सेल्स हैं, जो कीरेटिनोसाइट्स हैं, जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर डैमेज आ रहा है। उसके बाद में क्या होगा, जब बर्न होगा पेशेंट के अंदर, सेल्स डैमेज होगी तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, मतलब बॉडी की जो इम्यून सेल्स है वो यहाँ पे एक्टिवेट होगी। अब इम्यून सेल्स क्या होती हैं, जैसे कि मास्ट सेल हो गई, मैक्रोफेजेज हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई, ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। मतलब ये वाला एरिया जहाँ पे बर्न हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास्ट सेल रिलीज होगी, एक्टिव होगी, मैक्रोफेजेज एक्टिव होगी, न्यूट्रोफिल्स है वो यहाँ पे एक्टिव होने वाली है, और ये क्या रिलीज़ करेगी, ये रिलीज़ करेगी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज़ करेगी, ये रिलीज़ करेगी साइटोकाइंस का। साइटोकाइंस जैसे हिस्टामिन हो सकता है, आपका IL-6 हो सकता है, IL-8 हो सकता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर हो सकता है। इस प्रकार के कुछ साइटोकाइंस आपकी बॉडी की सेल्स जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा कर रही है वो सेल्स यहाँ पे रिलीज़ करने वाली है। ये जब रिलीज़ होंगे तो ये कुछ बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो बॉडी के अंदर एक लोकलाइज एरिया के अंदर करने वाले हैं। उनमें क्या होगा, जैसे कि ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, इंक्रीज वस्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर वस्कुलर परमिएबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो है उसके अंदर से
इंट्रावस्कुलर जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, जिसके कारण फ्लूइड जो है वो लीकेज होगा। मतलब आपका जो प्लाज्मा है वो क्या होगा, ब्लड वेसल्स हैं बाहर लीकेज होगा, और जिसके कारण क्या होगा, ब्लिस्टर्स, मतलब जो छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हैं वो आपका जो जहाँ पे लोकलाइज बर्न हुआ है वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और मॉइस्ट अपीयरेंस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हुई, जिससे प्लाज्मा लीक हुआ तो ब्लिस्टर्स बने, और मॉइस्ट अपीयरेंस है वो आपको वुंड के अंदर देखने को मिलेगा। ये अपन बात कर रहे हैं सुपरफिशियल बर्न की। उसके अलावा साइटोकाइंस क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगे, नर्व एंडिंग जो है वो यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे। जब आपका सुपरफिशियल बर्न हो रहा है तो नर्व एंडिंग जो है वो स्टिमुलेट होगी, मतलब आपकी जो नर्व सप्लाई है उसके अंदर जो स्टिमुलेशन आएगा, और स्टिमुलेशन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पेन का रिस्पॉन्स है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये करते हैं वेजोडाइलेशन, मतलब यहाँ की जो आसपास की ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे बढ़ा देंगे, ब्लड का जो है वो वेजोडाइलेशन करेंगे, जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वो वार्म देखने को मिलेगा। उसके अलावा रेडनेस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज ब्लड सप्लाई के कारण देखने को मिलेगी। तो ये है एक सुपरफिशियल बर्न की पैथोफिजियोलॉजी। क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ही गर्म ऑब्जेक्ट गिरा यहाँ की जो सेल्स है वो डैमेज हुई, सेल्स डैमेज हुई। उसके अलावा यहाँ पे जो आसपास में जो भी आपकी इन्फ्लामेटरी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगी, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज़ करेगी, साइटोकाइंस का रिलीज़ करेगी, IL-6, IL-8, हिस्टामिन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, इनका रिलीज़ होगा। ये क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन कर देंगे, आसपास की ब्लड सप्लाई यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके अलावा ये क्या कर देंगे, वस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देंगे, जिसके कारण प्लाज्मा लीक होगा, और क्या होगा, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, और यहाँ की नर्व जो एंडिंग है उनको स्टिमुलेट करेंगे ये साइटोकाइंस, जिसके कारण पेशेंट को क्या होगा, पेन महसूस होगा। ये होगा आपके सुपरफिशियल माइनर बर्न के अंदर पैथोफिजियोलॉजी। तो अपन ने क्या पढ़ा, बर्न की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पहले अगर सुपरफिशियल माइनर बर्न है तो उनमें क्या हो रहा है, जैक्सन मॉडल ने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से 3 जोन जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं जब भी आपको पेशेंट को बर्न वुंड देखने को मिलेगा। उसके अलावा सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या हो रहा है, जो है वो डर्मिस डैमेज हो रही है, एपिडर्मिस डैमेज हो रही है, लोकलाइज जो है वो ब्लड जो सेल्स हैं आपकी इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स है उनका रिलीज़ कर रही है, और उनसे क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी उस एरिया की। उसके अलावा पेन पेशेंट को होगा, और ब्लिस्टर जो है वो पेशेंट के अंदर बन जाएंगे। अब आगे अपन देखते हैं कि अगर मेजर बर्न है 25% से मोर अगर किसी पेशेंट के अंदर बर्न है तो उसके अंदर क्या होगा, ये वाले जो रिस्पॉन्स है इसके साथ में बॉडी के अंदर सिस्टमिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, मतलब बॉडी के जो मेजर जो है सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे इस रिस्पॉन्स में। तो वो कैसे होता है वो आगे अपन देखने वाले हैं। तो आगे अपन बात करने वाले हैं कि सिस्टमिक रिस्पॉन्स है वो बॉडी के अंदर क्या रहेगा जब किसी पेशेंट के अंदर मेजर जो है वो बर्न हो रहा है, मतलब 25% अगर बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा अगर बॉडी आपकी इंक्लूड हो रही है, किसी पेशेंट की इंक्लूड हो रही है बर्न के अंदर, तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, एक पेशेंट जो आपके पास में है जिसका आपने देखा कि रूल ऑफ 9 के अनुसार कि 9% किसी एरिया जला हुआ है, जैसे दोनों आर्म्स जली हुई है, जो चेस्ट पेशेंट का जला हुआ है, तो ये आपका मेजर बर्न के अंदर आ गया। इस पेशेंट के अंदर किस प्रकार के सिम्टम्स और किस प्रकार की पैथोफिजियोलॉजी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो 25% बॉडी सरफेस एरिया है उससे ज़्यादा बर्न हो चुका है। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, इस स्थिति के अंदर होगा हीमोलाइसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब पेशेंट की जो है मेजर बर्न हुआ, डीप बर्न हुआ, तो आपकी स्किन के साथ साथ में जो आपकी नीचे की ब्लड वेसल्स हैं जो यहाँ से डैमेज हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया उसमें आ चुका है और बहुत ज़्यादा डीप तक अगर वुंड जा चुका है, तो इसमें क्या होगा, मेजर बर्न में क्या होगा, आपका जो है ब्लड वेसल्स है वो यहाँ की डैमेज हो चुकी है, यहाँ पे ब्लड सेल्स है उनका भी डिस्ट्रक्शन हो चुका है जिसको अपन बोल रहे हैं हीमोलाइसिस, और उसके साथ में डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या होगा, ड्राई नॉन ब्लेंचिंग सरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई है वो भी प्रॉपर नहीं है। सुपरफिशियल बर्न के अंदर क्या देखने को मिल रहा था, जोन ऑफ हाइपरईमिया देखने को मिल रहा था, मतलब ब्लड सप्लाई वहाँ की बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे ब्लड वेसल्स है वही डैमेज हो चुकी है, तो यहाँ पे जो है वो आपका वुंड ड्राई हो चुका है, यहाँ पे ड्राई सरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, साइटोकाइंस का रिलीज हो रहा है।
लोकलाइज में क्या हो रहा था, साइटोकाइन जो है वो कम मात्रा में है, लोकलाइज एक बहुत कम सरफेस में आ रहे हैं, लेकिन मेजर बर्न के अंदर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है वो इनका रिलीज हो रहा है। और जब ज़्यादा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा तो वस्कुलर परमेबिलिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। बॉडी के जो बहुत ज़्यादा जो है वो सरफेस है उसके अंदर वस्कुलर परमेबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी, और जैसे ही वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी फ्लूइड लीकेज होगा, प्लाज्मा का लीकेज होगा, और प्लाज्मा जब लीक होगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, एडिमा, मतलब इंट्रावस्कुलर स्पेस से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या आ जाएगा, आपका जो है वो प्लाज्मा लीक होके आ जाएगा, और उसके क्या कारण क्या होगा, एडिमा हो जाएगा, और आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेफिसिट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट का बीपी लो हो जाएगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टाइम तक अगर इस प्रकार की स्थिति देखने को अगर मिलती है, लंबे टाइम तक यही स्थिति बनी रही, जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिससिटेशन, फ्लूइड का रिससिटेशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो क्या देखने को मिलेगा आपको, सर्कुलेटरी शोक, मतलब पेशेंट जो है वो शोक में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा लीकेज के कारण क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर वॉल्यूम का डेफिसिट हो रहा है। उसके अलावा क्या होगा, सेंसरी नर्व फाइबर जो है वो भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है मेजर बर्न के अंदर। इसके कारण क्या होगा, आपको पेन देखने को नहीं मिलेगा, पेशेंट के अंदर पेन नहीं होगा। सो नो पेन इज हियर इन डीप और मेजर बर्न्स। तो मेजर बर्न के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रही है, हीमोलाइसिस हो रहा है, और ये हीमोलाइसिस जब आपका ब्लड जो है वो हीमोलाइसिस होकर जब किडनी के अंदर जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या हो सकता है, आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो भी यहाँ पे लीकेज हो सकती है, वो भी आपकी बॉडी के थ्रू बाहर आ सकती है, यूरिन के थ्रू बाहर आ सकती है। तो इसके कारण क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर यूरिन में भी जो है वो ब्लड सेल जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन हुआ है तो वो भी आपके यूरिन के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो पेशेंट के यूरिन के अंदर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा तो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, प्लाज्मा का लीकेज होगा, फ्लूइड लीकेज होगा, एडिमा होगा, पेशेंट शोक की स्थिति में जा सकता है। ब्लड जो आपकी नर्व फाइबर है वो भी यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, उसके कारण पेशेंट के अंदर जो है वो पेन नहीं देखने को मिल सकता है, जबकि आपके सुपरफिशियल पार्शियल बर्न्स के अंदर क्या हो रहा था, पेन यहाँ पे हो रहा था। ये मेजर बर्न अगर किसी पेशेंट के अंदर होता है तो उसके अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है, आगे जाके किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं जब पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, मेजर बर्न हो रहा है। तो जैसे पहला अपन देखते हैं हाइपोक्सिया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। जैसे आपने पेशेंट को रिसीव किया, आपने देखा कि पेशेंट हाइपोक्सिया की स्टेट के अंदर है, ऐसा क्यों हुआ, अगर मान लो पेशेंट जो है वो किसी एरिया में काम कर रहा था और वो जो है वो उस एरिया के अंदर अचानक से तेज़ आग लगने की वजह से क्या है, उस एरिया के अंदर क्लोज्ड सर्फ जो आपका एरिया है उसके अंदर जो है वो लॉन्ग टाइम तक बना रहा या फिर वहाँ से एस्केप नहीं कर पाया, तो उसके अंदर क्या है, धीरे धीरे वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है वो कमी हुई, क्योंकि वहाँ पे जो आग है उसने क्या कर लिया है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया है। तो पेशेंट का ऑक्सीजनेशन लेवल है वो यहाँ पे लो हो चुका है। तो पेशेंट का ऑक्सीजनेशन लेवल लो हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन लो हो सकती है। उसके अलावा आग क्या करती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, तो वहाँ पे जो है वो आपकी कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, उसका लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर है नहीं, और CO2 जो है उसकी भी O2 है, उसकी भी जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम कर लिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉइजनिंग पेशेंट के अंदर होती है तो उस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, हाइपोक्सिया की स्टेट पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है वो होती है, अगर पेशेंट इस प्रकार से अगर आपके पास में आया है तो आपको सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर है। तो इसमें आपको क्या करना है, नॉन रीब्रीदर मास्क है उसके द्वारा क्या देना है, हाई फ्लो ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन जो है वो पेशेंट के अंदर देनी है। और हाइपोक्सिया अगर पेशेंट के लंग्स के अंदर इंजरी है, अगर लेरिंजियल जो है वो जो आपका एरिया है उसमें, या फिर जो ट्रेकिया है उसमें डैमेज हो चुकी है, स्मोक जो है वो इतना अंदर तक जो है इनहेलेशन के द्वारा जा चुका है, तो उसमें भी पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। लेरिंजियल एडिमा हो सकता है, जिसके कारण और ज़्यादा जो है वो पेशेंट के अंदर हाइपोक्सिया की स्टेट डेवलप हो सकती है बर्न की वजह से। उसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक। अपन ने देखा वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है, वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेगी, एडिमा होगा,
बॉडी के अंदर तो एडिमा है, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो रहा है, आपका सर्कुलेटरी जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकता है। उसके अलावा सेप्टिक शॉक पेशेंट के अंदर हो सकता है। अब आपका जो स्किन जो फर्स्ट लाइन डिफेंस था वो क्या हो चुकी है, उसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली जो है वो जो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर या जो भी आपके आसपास के अंदर बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेशेंट की जो बॉडी है उसके अंदर इन्वेड कर जाएंगे, जिसके कारण के क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर सेप्टिक शॉक डेवलप हो सकता है। अब जैसे इन्फेक्शंस यहाँ पे कौन से हो सकते हैं, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, ये जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो आपके सेप्टिक शॉक के जो है वो कारण देखने को मिलता है जब आपका पेशेंट बर्न का विक्टिम है। उसके अलावा हिस्टेपाइलोकोकस ओरियस या फिर कैंडिडल इन्फेक्शन जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इमीडिएटली अगर कोई पेशेंट बर्न का है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है वो बनता है हाइपोवोलेमिक शॉक। मतलब बर्न के कुछ घंटों के अंदर ही अगर पेशेंट के डेथ हो जाती है तो उसका कारण क्या था, उसका कारण था जो आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है, जो हाइपोवोलेमिक शॉक है वो था। और अगर लेट जो है वो डेथ कोज बनती है आपकी पेशेंट के अंदर कुछ समय बाद में, मतलब रिससिटेशन इम्प्रूव होने के बाद में कुछ दिनों बाद में अगर किसी पेशेंट की डेथ होती है इस बर्न के कारण, तो उसका कारण बनता है मोस्ट कॉमन सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक में भी मोस्ट कॉमन जो है वो आपका स्यूडोमोनास जो है वो इन्फेक्शन है, वो यहाँ पे सेप्टिक शॉक पेशेंट के अंदर कोज करता है। लो इम्यूनिटी आपने देखा, स्किन ब्रेकडाउन हुई उसकी वजह से। उसके अलावा इन्फेक्शंस आपने देख ली किस प्रकार से ये आगे जाके सेप्टिक शॉक है वो पेशेंट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल इंजरी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्कुलेटरी शॉक देखने को मिल रहा है। आपने शॉक की क्लासेस के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा कि बॉडी के अंदर जैसे ही शॉक की स्थिति होती है, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देने के लिए बॉडी क्या कर लेती है, जो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देगी, और बॉडी के जो नॉन वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ का ब्लड सप्लाई जो है वो आपके ब्रेन और हार्ट तक पहुँच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिल सकती है। क्योंकि किडनी की ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो रही है, उसके साथ साथ में हीमोलाइसिस भी हो रखा है। तो दोनों चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके आपका रीनल फेलियर कोज कर रही है। कैसे हुआ रीनल फेलियर, ब्लड सप्लाई है वो किडनी की लगातार कम हो रही है आपके ब्रेन और आपके हार्ट को जो है वो प्रॉपर सप्लाई देने के लिए। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपोटेंशन है, पेशेंट का बीपी लो है, इसमें आपका एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है वो यहाँ पे नहीं है, उसकी वजह से किडनी इंजरी पेशेंट को हो सकती है। उसके अलावा अगर जीआईटी में कम ब्लड सप्लाई जा रही है तो आपको पता है वहाँ पे भी क्या हो सकता है, एक तो पैरालाइटिक इलियस डेवलप हो सकता है और दूसरा जीआई अल्सरेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इस जीआई अल्सरेशन बर्न के अंदर जो हो रहा है उसको अपन बोलते हैं कर्लिंग्स अल्सर। तो कर्लिंग्स अल्सर क्या हो रहा है, आपके बर्न के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो है वो आपका शॉक की वजह से जीआई जो है वो उसका गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, जिससे कर्लिंग अल्सर है वो पेशेंट को देखने को मिल सकता है। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स के अंदर अपन ने देखा कि इस प्रकार से सुपरफिशियल जो है वो उसमें पेन हो रहा है, डीप बर्न आ रहा है तो उसमें पेन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो है वो सुपरफिशियल के अंदर जो है फ्लूइड रेसिसिटेशन इतनी मात्रा में नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे जो है वो सर्कुलेटरी शॉक में पेशेंट जो है वो आपका जा सकता है। उसके अलावा स्किन जो है वो पीलिंग हो सकती है, अगर सुपरफिशियल बर्न है तो उसमें जो है वो ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो स्किन बिल्कुल डार्क हो सकती है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे जो है वो बिल्कुल लो हो चुकी है, जिसके कारण ड्राई सरफेस आपको देखने को मिल सकता है। तो क्लिनिकल फीचर जो है वो आपके डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार की सीवियरिटी है आपके बर्न की। बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपका मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम जो होता है उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता है, बॉडी जो है वो सर्कुलेटरी शॉक में होती है, तो सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन जो है वो भी यहाँ पे एबनॉर्मल पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डीप बर्न या मेजर बर्न की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स डैमेज हो रही है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है। जो ब्लड सेल्स डैमेज हो रही है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रही है, उसको अपन जो है वो यूरिन के अंदर देखा जा सकता है। ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं रहेगी क्योंकि ब्लड वेसल्स वो डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण पेशेंट का सरफेस जो है वो ड्राई देखने को मिलेगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के कारण क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का रिलीज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन, एडिमा और हाइपोटेंशन और सर्कुलेटरी शॉक जैसी स्थिति देखने को मिलती है।
उसके अलावा अगर आपके पेशेंट के अंदर जो है वो डीप बर्न है तो सेंसरी नर्व फाइबर्स है वो भी डैमेज कर सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को पेन का अनुभव नहीं होगा। ये पैथोफिजियोलॉजी देखी। और उसके अलावा इन जो है वो डीप बर्न का या फिर मेजर बर्न्स का क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती है, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके पास में एक डीप बर्न का पेशेंट आता है, मेजर बर्न का पेशेंट आता है, हाइपोवोलेमिक जो शॉक है उसके अंदर डेवलप हो सकता है। लॉन्ग टाइम तक अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है तो सेप्टिक शॉक है वो डेवलप हो सकता है। पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी लो रहेगी, इन्फेक्शन जो है वो उनकी रिस्क ज़्यादा रहेगी। किडनी जो है वो शॉक की वजह से जो है वो इंजर्ड हो सकती है और आपके जीआई के अंदर कर्लिंग्स, अल्सर देखने को मिल सकता है। तो ये अपन ने पढ़ी कि सुपरफिशियल बर्न्स और डीप बर्न्स, माइनर और मेजर बर्न्स के अंदर किस प्रकार का बॉडी का रेस्पॉन्स आता है, एक लोकलाइज रेस्पॉन्स और दूसरा सिस्टमिक रेस्पॉन्स। लोकलाइज रेस्पॉन्स को जो है वो अपन ने जैक्सन मॉडल के द्वारा समझा और जो सिस्टमिक रेस्पॉन्स है वो अपन ने अलग अलग तरीके से पढ़ा कि बॉडी के अंदर किस प्रकार से डिफरेंट सिस्टम है वो आपका एक रेस्पॉन्स करते हैं जब भी पेशेंट के अंदर मेजर बर्न होता है। अगली क्लास के अंदर अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि ये जो पेशेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनको किस प्रकार से मैनेज किया जाए और जल्दी से जल्दी जो है वो इनके अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाए। रिससिटेशन और दूसरे जो है वो मेजर जो भी फार्माकोलॉजिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट है वो अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।